हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूलर्स एनर्जी इक्वेशन फॉर टर्बो मशीनरी। अब ये जो एनर्जी इक्वेशन जो है यूलर ने दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने अभी तक बात किया हाइड्रो पावर प्लांट का, बात किया टर्बाइन का जो कि पावर प्लांट का हार्ट है, राइट, जिसका फंक्शन है कि हाइड्रो एनर्जी को यूज़ करना और उसको मैकेनिकल में एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब वो टरबाइन जो है वो ये प्रोसेस जो करता है, हाइड्रो एनर्जी से मतलब फ्लूइड से एनर्जी लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस में साइंटिफिकली क्या होता है, ठीक है, तो उसको और कौन से पैरामीटर के ऊपर ये पूरी प्रोसेस जो है वो डिपेंड करते हैं, बिकॉज यही आपको आंसर देगा व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिजाइन एनी टरबाइन। ठीक है, तो आप चाहे कापलान टरबाइन की बात करो, फ्रांसिस की बात करो, पेल्टन की बात करो, ये सारे टरबाइंस जो है वो एक ही लॉ के ऊपर गवर्न होता है जिसका नाम है यूलर्स एनर्जी इक्वेशन। वो आपको ये बताएगा कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी पानी के पास अवेलेबल थी और उसमें से कितनी एनर्जी जो है वो टरबाइन ने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क। ये पूरा आपको प्रोसेस को यूलर एनर्जी इक्वेशन समझा पाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत डिटेल में देखिएगा ध्यान से। ओके, अब ये मैंने वीडियो एनिमेटेड वीडियो लिया हुआ है लेसिक्स यूट्यूब चैनल से। तो मैं थोड़ा फ्रांसिस टरबाइन के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि आपका पूरा पानी का फ्लो का जो पाथ है वो क्या होता है। ये आपका जनरली क्या होता है, देयर इज एन इनलेट जहां से पानी एंटर करता है। ये पानी आता कहां से है, आपके पेनस्टॉक के थ्रू रिजर्वायर से आता है पानी। और जब भी ये पानी अंदर जाता है देयर आर सेवरल वेन्स, आप देख सकते हो वेन्स है। और ये जो आप देख रहे हो वो रनर आपका बाहर आया हुआ है जिसका ऊपर ये शाफ्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब रनर की बहुत सारी ब्लेड्स है। अब ये ब्लेड ऐसी ही डिजाइन की रखी है कि आप जब पानी इसके ऊपर इंटरेक्ट करता है तो पानी से एनर्जी लेता है और मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर करता है। और ये सारी ब्लेड अपना जो फोर्स है वो इस रनर के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ये घूमता है और ये जो घूमने वाली चीज है वो टरबाइन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब अगर मैं इसको डिटेल में देखूं कि जब पानी आपका एंटर हुआ यहां से, ये आपका घूम के अंदर जा रहा है रेडियली अंदर, तो आप देखिए कि पानी का जो फ्लो है ना बेसिकली वो क्या है, रेडियली इन। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूं या थोड़ा इसको स्लैंट व्यू से देखता हूं, आपको ऐसा दिखता है, ये अंदर गया और ये आपकी बहुत सारी स्टे वेंट्स थी, अंदर पानी घुस रहा है। और जब पानी रनर के अंदर गया तो यहां पे इंटरेक्ट करना शुरू करता है पानी। ठीक है, तो पहला पॉइंट जब पानी इंटरेक्ट कर रहा है वो ये वाला रिम है एंड फिर यहां से लीव कर रहा है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं। तो क्या होता है कि मान लो ये आपका शाफ्ट का सेंटर है टॉप व्यू से, ये टरबाइन का शाफ्ट है और ये आपकी दो रिंग्स है और इसके बीच में आपकी बहुत सारी टरबाइन्स की ब्लेड लगी हुई रहती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि पानी आपका रेडियली अंदर आ रहा है तो हर जगह से पानी अंदर आएगा। ठीक है, और अगर हम इस एक ही ब्लेड के, और बिकॉज ये पानी इंटरेक्ट कर रहा है अलग अलग ब्लेड के ऊपर से, ये ब्लेड जो है वो इस रनर को फोर्स ट्रांसफर कर रही है और रनर जो है वो पर्टिकुलर आरपीएम से घूमना शुरू करता है और वो आरपीएम आपका जनरेटर को ट्रांसफर होता है। ये पूरा प्रोसेस है। अब अगर हम एक ही ब्लेड को पकड़ के चलते हैं कि भाई पानी जो इंटरेक्ट कर रहा है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, लेट अस फोकस ऑन ओनली वन ब्लेड। और मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ कि भाई ये आपका सेंटर ऑफ शाफ्ट ये वाला है, ये आपके दो रेडियस है, यहाँ पर एक बकेट की बात कर रहे हैं, एक ब्लेड की बात कर रहे हैं। और मान लो कि पानी जो है वो इस ब्लेड की तरफ आ रहा है एट अ वेलोसिटी लेट से सम v1 और यहां से एंटर हुआ, यहां से एग्जिट हुआ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑफ वाटर पानी पूरा ग्लाइड करके जा रहा है और ये इंटरेक्शन के कारण आपका एक फोर्स ट्रांसफर होता है इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ विच आपका रनर जो है वो घूमना शुरू करता है एक पर्टिकुलर ओमेगा रेडियंस पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब देखिए मान लो कि पानी, अब मैं कुछ यहाँ पे नोट नंबर्स डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट था टरबाइन का रनर का, ऐसा पहला पॉइंट जब पानी टच करता है उसको हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1। और जब लास्ट पॉइंट पानी लीव करता है ब्लेड को उसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 2। ये दोनों 1 और 2 ब्लेड का ही पॉइंट्स है। और जनरली 1 हम लोग बोलेंगे एंट्री पॉइंट, 2 बोलेंगे हम लोग एग्जिट पॉइंट। ये हम लोग टर्मिनोलॉजी लास्ट तक यूज करने वाले हैं तो इसको याद रखना। अब मान लो ये वेलोसिटी जो पानी इंटरेक्ट कर रहा है वो है v1 जो एंटर कर रहा है, और मान इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो एंट्री वेलोसिटी है, मतलब एंट्री के टाइम पे जो पानी की वेलोसिटी थी वो v1 है, एग्जिट टाइम वेलोसिटी जो है वो v2 है। ठीक है, और मान लो कि पानी का टोटल अमाउंट ऑफ फ्लो रेट जो है वो m डॉट है कि भाई m डॉट kg पर सेकंड से पानी का फ्लो हो रहा था। तो जब m डॉट kg पर सेकंड से पानी का फ्लो हो रहा है एट वेलोसिटी v1 एंटर कर रहे हैं, v2 से लीव कर रही है, तो ये इंटरेक्शन के कारण आपका एक टरबाइन को आरपीएम मिल रहा है वो है आपका ओमेगा और एक टॉर्क मिल रहा है, राइट, जो जनरेटर को ट्रांसफर हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये इंटरेक्शन हो रहा है और टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है तो कितना एनर्जी आपका ट्रांसफर हुआ वो कैसे पता करें। सो लेट अस लुक एट वो एनर्जी ट्रांसफर कौन बताएगा आपको, यूलर ने डिफाइन किया हुआ है, इसलिए उसका नाम है यूलर्स एनर्जी इक्वेशन। बट उसको जाने से पहले हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। देखिए न्यूटन भाई साहब ने ये बोला था कि अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रही है
और अगर उस बॉडी की वेलोसिटी को बदलना है, मतलब कि उस बॉडी की वेलोसिटी बदलना मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड को बदलना, मैग्नीट्यूड को, या उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलना, तो हमेशा आपको एक फोर्स देना पड़ता है। ये आपका न्यूटन ने बोला है। और वो जो फोर्स दोगे वो डिपेंड करेगा कि कितनी रेट से आपने उस बॉडी का मोमेंटम में बदलाव लाए, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो आपकी फोर्स की वैल्यू होगी। मान लो आप लोग सब क्रिकेट खेलते हो, जब क्रिकेट खेलते हो, जब बॉल आपका आता है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और अगर किसी को थर्ड मैन के ऊपर से उसको स्कूप करके, या तो आप कैसे विकेट कीपर के ऊपर से मार देना है बाउंसर बॉल को, ठीक है, तो जब हम कोई बैट्समैन मारता है तो उसमें आपका फोर्स जो लगता है, मान लो F1 लगता है, ठीक है, छक्का मार रहा है, और अगर किसी को बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट में मारना है फॉर एग्जाम्पल वही डिस्टेंस, तो उसमें जो फोर्स लगता है बैट का, मान लो वो F2 एफर्ट लगता है। अब दोनों कंपैरिजन करो तो कहां पर ज्यादा फोर्स लगता है, थर्ड मैन के ऊपर, मतलब कीपर के ऊपर से कि स्ट्रेट में? आप जो क्रिकेट खेलने वाले लोगों को पता होगा कि भाई स्ट्रेट जब मारोगे ज्यादा एफर्ट लगता है। क्यों? बिकॉज आपने बॉल का जो मोमेंटम बदला है पूरा उल्टा किया है, जो आ रहा था उससे पूरा ऑपोजिट। यहां पर आपका जो बॉल मोमेंटम से आ रहा था, खाली आप डायरेक्शन ही बदला है थोड़ा सा, हल्का सा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना ज्यादा मोमेंटम में बदलाव लाएंगे उतना ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा उस बॉल को। अब यहां पर अगर मैं न्यूटन्स लॉ की बात करूं तो दिस इज नेट फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं बात करूं चेंज की बात करूं, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा कोई भी बॉडी के ऊपर जो लग रहा है वो। अब इसी चीज को अगर मैं रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करूं, रोटेशनल मोशन में, तो फोर्स जो है वो टॉर्क बन जाएगा। ये आपका लीनियर मोशन था। फिर जो फाइनल रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली, तो इसका मीनिंग क्या है, टॉर्क ऑन एनी बॉडी, जब बॉडी आपका मोमेंटम बदलती है तो टॉर्क कोई पर्टिकुलर पॉइंट से जो लग रहा है वो आपका क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फाइनल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग ये बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो टर्बाइन की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, पानी जब से एंटर कर रहा है पॉइंट नंबर 1 पे टर्बाइन को, और जब लीव कर रहा है पॉइंट नंबर 2 पे, तो पानी के अंदर भी आपका मोमेंटम में बदलाव आया हुआ है। और अगर आपने उस पानी के ऊपर कितना टॉर्क लगा ताकि आपका मोमेंटम बदला है वो फाइंड कर लिए, तो आपको वो भी पता पड़ जाएगा कि भाई पानी टर्बाइन के ऊपर कितना टॉर्क लगाया। कैसे देखते आगे, तो पहले हम टॉर्क की बात करते हैं कि हाउ टू फिगर आउट दिस रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स। तो मान लो एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में जिसका वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड से। और अगर मैं इसका थोड़ा डायरेक्शन बताऊं, हॉरिजॉन्टल से, दैट इज 30 डिग्री इंक्लाइंड। अब अगर मैं किसी को पूछूं कि व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल, तो आप क्या कहोगे, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज 5 × 7, दैट इज 35 kg × मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया लीनियर मोमेंटम। अब मैं किसी को सवाल पूछूं कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या पूछ दूंगा, तो पहला सवाल आएगा कौन से पॉइंट से आप पूछ रहे हो। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू सम पॉइंट। तो मैं बोलूंगा चलो पॉइंट ए है, एक यहां पॉइंट लोकेटेड है, उस पॉइंट से आपका ये जो बॉल जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो कैसे फाइंड करोगे, भाई एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है कि जो लाइन से आप मूव कर रहे थे उस लाइन से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और उस पॉइंट से पास करो, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका सपोज r है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा, m × v, दैट इज लीनियर मोमेंटम, इनटू r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक तरीका हुआ फाइंड करने का। दूसरा भी एक तरीका है जो इजियर तरीका है, क्या है कि अगर मुझे इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इस पॉइंट से, सबसे पहले काम मैं ये करूंगा कि बॉल और a को एक लाइन जोड़ दूंगा। अब एक दूसरी लाइन मार्क करूंगा कि जो इसको परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन ये वाली निकली। अब जब ये दो लाइन मार्क कर दी, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो मेरा वेक्टर है वेलोसिटी का, उसको दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। और वो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक कंपोनेंट मुझे चाहिए इस लाइन के अलोंग और एक कंपोनेंट इसके अलोंग में। तो मैं दो कंपोनेंट जब रिजोल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा ये आएगा। और इसको मान लो मैं कहता हूं कि कंपोनेंट VW, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका V है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा V cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा V sin थीटा। तो ये आपका VF कंपोनेंट, मैं नाम दे रहा हूं VF और VW, कोई भी नाम दे रहा हूं। तो अब क्या करूंगा, जब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा था, दैट वाज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस वेक्टर, तो अब मैंने इस वेक्टर को दो में तोड़ दिया है, एक VW में और VF में। अब मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट से जो था वो और कुछ नहीं है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द एडिशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लस दिस।
तो इसका एंगुलर मोमेंटम VW के कारण और एंगुलर मोमेंटम VF के कारण। तो जो VW के कारण मोमेंटम जो वो क्या होगा, ये मोमेंटम इसका इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपका RW है, ठीक है, ये आपका यहां से लेकर यहां तक का आपका RW डिस्टेंस है। अब इसका एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ये वेलोसिटी v cos थीटा, ये वेलोसिटी है, इनटू मास m, तो मैं ये कहूंगा मास m इनटू VW, दैट इज दिस, इनटू RW इज डिस्टेंस, प्लस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू VF, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू VF, तो मास इनटू VF और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए ये जो वेक्टर है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, जब उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इस डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, डिस्टेंस जीरो मतलब ये जीरो हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पूरा कंपोनेंट जीरो हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू VW इंटू R। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस टर्बाइन में यही यूज करने वाले हैं। जब भी मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए होगा, मैं क्या करूंगा, जो पॉइंट है उसमें मैं सेंटर, जो पॉइंट से मुझे मोमेंटम चाहिए उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा, वो मेरा डिस्टेंस हो गया, और उसके परपेंडिकुलर में उसका कंपोनेंट निकाल लूंगा, सिंपल। क्लियर हुआ? तो अब क्या करेंगे, ये जिसको हम इसके ऊपर लगाते हैं, ये मेरा टर्बाइन था, इसकी एक ब्लेड है, ये एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट, पानी मेरा V1 से आ रहा है, V2 से जा रहा है, इसका फ्लो रेट है m डॉट। अब देखिए पानी का भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा इस पॉइंट के थ्रू, एंट्री वाला, और ये आपका एग्जिट वाला, तो ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब पानी ने भी अपना एंगुलर मोमेंटम बदला है, मतलब पानी के ऊपर भी टॉर्क लगा है। अब पानी के ऊपर टॉर्क लगा जिसके कारण इसका एंगुलर मोमेंटम में बदलाव आया है, तो वो लगाया किसने, वो लगाया टरबाइन ने। अब देखिए थर्ड लॉ में क्या कहते हैं न्यूटन्स ने, कि एक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं मान लो कि किसी को ऐसे धक्का मार रहा हूं, ऊपर प्रेस कर रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है, इस हाथ से, तो अब क्या होगा, जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो इस हाथ के लिए मेरा फोर्स नीचे लग रहा है, बट इसका मीनिंग ये है कि मुझे यहां पर भी प्रेशर फील हो रहा है जॉइंट में मेरे। इसका मीनिंग कि ये हाथ जो है ना, वो भी रिएक्शन फोर्स दे रहा है मेरे इस हाथ के ऊपर, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का है। अब मुझे अगर कोई बोलते हैं कि आपने कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया, वो फाइंड करना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसके ऊपर कितना लग रहा है मैं फाइंड कर लूंगा, तो उसका ऑपोजिट ही होगा। तो यहां पर भी सेम चीज है कि हम चाहते ये है कि भाई टरबाइन को टॉर्क कितना मिला। अब टरबाइन को दिया किसने, पानी ने दिया। अगर हम ये फाइंड कर ले कि पानी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है बिकॉज ऑफ टरबाइन, तो उसका ऑपोजिट ही होगा, सिंपल, यस। तो टॉर्क चाहिए क्यों अपने को, क्योंकि अगर मैं बात करूं रनर पावर की, तो कोई भी टरबाइन जब घूमता है तो उसका पावर अगर निकालना है, दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा, बिकॉज लीनियर मोशन में पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स इज रोटेशनल मोशन, जब आता है रोटेशनल मोशन, तो फोर्स आपका टॉर्क बन जाएगा, आपका लीनियर वेलोसिटी बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ रनर इनटू ओमेगा ऑफ रनर, ठीक है। अब रनर के ऊपर टॉर्क लगता है कितना है, वो कैसे फाइंड करेंगे, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो ओमेगा तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं आराम से, बट व्हाट इज टॉर्क ऑन रनर, वो कैसे फाइंड करेंगे। कैन आई से टॉर्क ऑन रनर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टॉर्क ऑन वाटर, कि जो वाटर के ऊपर लगा है उसका नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट, बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब वाटर के ऊपर कितना लगा कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाटर के ऊपर लगा दे, जो ये कहता था कि भाई वाटर का एंगुलर मोमेंटम में बदलाव आया हुआ है, तो टॉर्क लगा हुआ है इसके ऊपर, तो दैट इज टॉर्क ऑफ वाटर इज फाइनल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये माइनस को मैं अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इनिशियल आपका आगे आ जाएगा, फाइनल आपका माइनस होकर पीछे चला जाएगा, यस और नो। अब क्या करूंगा मैं, इनिशियल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका V1 है, इस V1 आपका m डॉट आपका वाटर का फ्लो रेट है, इसका इनिशियल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम चाहिए, ये पॉइंट है और यहां पर इंटरेक्ट कर रहा है, और आपका यहां से आपका मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। क्या करोगे, पहले तो इस वेक्टर को एक लाइन जोड़ दोगे, परपेंडिकुलर लाइन और ये लाइन, फिर इसी वेक्टर को दो में कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लोगे, एक आपका ये कंपोनेंट, एक आपका ये कंपोनेंट यहां पे आएगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं VW1, इसको बोलता हूं मैं VF1। अब देखिए जैसे हमने आगे देखा था, अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है VF1 तो पूरा उस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो इसका मोमेंटम निकालो या फिर इन दोनों का इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दो, दोनों सेम ही रहेगा। इसका जीरो हो जाएगा बिकॉज आपका उस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो आप खाली इसका निकाल लो, क्या होगा, m डॉट VW1 इनटू दिस डिस्टेंस, ये क्या होगा, इसको मान लो लेते हैं हम लोग R1, R1 इज द रेडियस ऑफ पॉइंट 1 फ्रॉम सेंटर और R2 इज रेडियस ऑफ पॉइंट 2 मान के चलता है, ठीक है, बाद में कर दीजिए। तो अभी ये R1 हुआ, R1 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, यहां से लेके यहां तक का, और m डॉट VW1 इज द लीनियर मोमेंटम, तो आपका हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्या हो जाएगा, m डॉट VW1 R1। क्लियर हुआ, ये आपका लीनियर मोमेंटम है इनटू R1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या है, फाइनल रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपने माइनस लगा दिया, अब फाइनल क्या, V2 यहां जा रहा है, अब इस पॉइंट से मैंने यहां पे कनेक्ट किया, प्लस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, अब इस वेक्टर को मैं दो में रिजोल्व कर रहा हूं, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट,
ये आपका VW2 है, ये आपका VF2 है। VF2 वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। VW2 का कंपोनेंट निकालो, आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, VW2 इंटू एम डॉट, और आपका रेडियस मान लो है वो R2 है, ठीक है। बट ये जो था, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना हुआ है, मतलब ये उसका उल्टा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, उसको पॉजिटिव माना है मोमेंटम को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हुआ मतलब कि एम डॉट VW2 इंटू R2 इज माइनस, तो माइनस एम डॉट VW2 R2, क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब क्लियर हो गया, देखो दैट मीन्स TR आपका ये मिल गया है। TR क्यों चाहिए था, बिकॉज आपको इसके अंदर लगाना है, रनर पावर के अंदर। तो रनर पावर क्या हो जाएगा, TR इंटू ओमेगा, तो ये रिप्लेस कर दो यहाँ पे एम डॉट VW1 R1 प्लस एम डॉट VW2 R2 इंटू ओमेगा। अब क्या कर दो, ओमेगा को अंदर ले लो, तो R1 इंटू ओमेगा, R2 इंटू ओमेगा। अब ये क्या होता है, R1 इंटू ओमेगा क्या होता है, देखिए U1 इज डिफाइंड एज दी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 1। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ओमेगा स्पीड से रोटेशनल मोशन में आता है और उस पॉइंट का सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अगर R1 है, तो R1 इंटू ओमेगा क्या होगा, उस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी होगी। तो U1 क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 1। U2 क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 2। तो R1 इंटू ओमेगा इज U1, R2 इंटू ओमेगा इज U2। क्लियर हुआ। अब यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। अब ये एंगल जो यहां पे बना है V2 और VW2 के बीच में, वो आपका है बीटा। बीटा मतलब लेट्स से बीटा इज द एंगल, और ये वैल्यू जो होगी वो लेस देन 90 है। बट क्या अगर ये वेक्टर जो V2 था वो ऐसा वेक्टर बन जाएगी जिसके बीटा की जो वैल्यू है वो 90 से प्लस हो जाए, मोर देन 90, तो आपका वेक्टर ऐसा हो गया। अब ये वेक्टर ऐसा हुआ मतलब कि इसका एक कंपोनेंट जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो यहां पे आएगा, राइट साइड में। अब यहां पे कंपोनेंट VW2 आया, इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा, जो कि इसके डायरेक्शन में ही है, जो आपका पहले वाले के डायरेक्शन में। अब इसका मीनिंग क्या होगा, जो आपने माइनस किया वो माइनस नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ माइनस था, माइनस पॉजिटिव, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए एम डॉट दैट इज फ्लो रेट। फ्लो रेट, मास फ्लो रेट को हम कह सकते हैं कि रो इंटू क्यू, वेर क्यू इज द वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट एम डॉट क्या होता है, kg पर सेकेंड में आता है, और इसको अगर मैं कहता हूं रो इंटू क्यू, मतलब क्या, रो इज डेंसिटी, क्यू इज आपका वॉल्यूम फ्लो रेट। तो आपका अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मास फ्लो रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने खाली रो क्यू लिख दिया, और ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस और माइनस VW2 U2। तो आपको प्लस का भी यूज करना है, माइनस का भी यूज करना है। प्लस तब यूज करना है जब बीटा इज लेस देन 90, माइनस तब यूज करना है जब बीटा इज ग्रेटर देन 90। और अगर बीटा 90 डिग्री ही होगा डायरेक्टली, तो आपका क्या होगा, बीटा अगर 90 डिग्री होगा तो VW2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। VW2 अगर 0 हुआ तो यहां पर ना प्लस ना माइनस, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, बिकॉज आप 0 को ऐड करोगे माइनस करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन जो हम बात कर रहे थे यूलर्स की, तो इसको हम बोलते हैं यूलर्स एनर्जी इक्वेशन। दिस इज यूलर्स एनर्जी इक्वेशन, ये हार्ट है चीजों का, ठीक है। आप देखेंगे तो आरपी इक्वल्स टू रो, वेर देखिए रो क्या है, हमारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड डेंसिटी। कोई भी टरबाइन का अगर निकालना है व्हाट इज रनर पावर, तो चाहे पेल्टन हो, चाहे फ्रांसिस, चाहे कैप्लन हो, तीनों तीन आपके इसी इक्वेशन के ऊपर आधारित रखते हैं। आपको यही याद रखना और कोई इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं आगे जाकर के। Where rho is density, Q is the total volume flow rate of fluid passing through turbine, कि भाई कितना मीटर क्यूब पर सेकंड टर्बाइन से फ्लो हो रहा है, ये आपका Q है, फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। VW1 क्या हो जाएगा, VW1 is the component of V1 along a direction which is perpendicular to this radial line, या तो ऐसा कह सकते हैं कि along direction of U1। तो VW1 क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ V1 along U1, ठीक है। U1 मेरा क्या है, पॉइंट नंबर 1 का लीनियर वेलोसिटी, प्लस और माइनस VW2 क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ V2 along U2, ठीक है। फिर U2 मेरा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर 2। तो ये इक्वेशन जो है वो हार्डकोर यूलर्स एनर्जी इक्वेशन। आई होप कि आपको समझ में आया है। इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग हर एक टर्बाइन को पढ़ने वाला है, चाहे वो पेल्टन है, चाहे कैप्लन है, चाहे फ्रांसिस है, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।